गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहली क्लास करने जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा BHDG 172। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही पास आ रहा है। तो आपकी जो फर्स्ट क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और इसके मैं लगभग सभी चैप्टर की क्लास करवाऊँगा। तो सबसे पहले ही बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं BAG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर ईयर की मैं वीडियो बनाऊंगा और ये चैनल आपका इग्नू में बहुत लंबे तक काम आने वाला है। और मैं आपको सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं बल्कि नोटिफिकेशन और आने वाले समय में इस चैनल पर आपको बीएड और आगे जो PG डिग्रियां होती हैं, चाहे आप हिस्ट्री में करेंगे, पॉलिटिकल में करेंगे, जिस सब्जेक्ट में भी आप MA करेंगे उसके लिए भी ये चैनल हमेशा आपका साथ देगा। तो इस सबसे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोगों के कमेंट और बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आने के बाद इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसे मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ बोल करके इसी शब्दों से। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा BHDG 172 पहली हमारी इसमें फर्स्ट यूनिट या आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जेंडर संबंधी संकल्पनाओं को समझना। यानी जेंडर को लेकर के जो अलग अलग दृष्टिकोण है, जो शब्दों को लेकर के अलग अलग है, उन चीज़ों को लेकर के हम चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। और मैंने आपको बताया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत ध्यान इम्पॉर्टेंट होता है और इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आप पूरी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे पहले 1.3 रहेगा। देखिएगा 1.3 हमारा रहेगा जेंडर, सेक्स, जेंडर क्या होता है, लिंग यानी और लिंग और जेंडर क्या होता है इसको देखेंगे। 1.4 रहेगा जेंडर भूमिकाएं, 1.5 रहेगा पुरुषत्व, 1.6 रहेगा स्त्रीत्व, फिर रहेगा 1.7 सार्वजनिक और निजी विभेद क्या होता है, 1.8 रहेगा पितृसत्ता क्या होती है, 1.9 रहेगा प्रारूपों को रूढ़ करना। प्रारूपों को रूढ़ करना का मतलब होता है कि हम अपनी चीज़ों को जब ज़्यादा इस्टेब्लिश करने जाते हैं या अपनी मानसिकता को बढ़ाने, जैसे एक रहेगा इसमें नारीवाद, 1.10 रहेगा जैसे नारीवाद है, जेंडर आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न और सशक्तिकरण, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे नारीवाद, जेंडर आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, सशक्तिकरण, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। प्रीवियस में जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप BAG के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका BA ऑनर्स है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है और मैं इसको पूरी पढ़ाऊँगा। इसलिए चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा रहेगा, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखो लिंग, सेक्स और जेंडर क्या, देखो लिंग, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, इन दोनों संकल्पनाओं के बीच अंतर कैसे किया जाए, इन दोनों संकल्पनाओं के बीच विभेद करना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए लिंग यानी सेक्स और जेंडर की संकल्पनाओं के बारे में जाना जाए। लिंग, सेक्स बुनियादी स्तरों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में जैविक वैज्ञानिक अंतर होता है। सबसे पहले मैं अगर सिंपल तौर से बताऊं भैया, लिंग का मतलब होता है कि ये जैविक अंतर को बताता है। क्या बताता है, जैविक अंतर को बताता है, यानी कोई लड़का है या लड़की है। क्या तो कह रहा हूँ दोस्त मेरे, मैं बोल रहा हूँ लिंग का मतलब क्या होता है, कोई लड़का है या लड़की, यानी उसके जो जननांग हैं। ठीक है, यानी उनके जननांगों के आधार पे जब हम कहते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंग बोला जाता है। ठीक है, जैविक अंतर को लिंग कहा जाता है। मनुष्य या तो पुरुष के रूप में पैदा होता है या स्त्री के रूप में। हालांकि बच्चों की एक बहुत छोटी सी संख्या ऐसी है जिनमें पुरुष और स्त्री का मिश्रण की संरचना पाई जाती है। देखो जब किसी भी मनुष्य का जन्म होगा क्या होता, वह तो स्त्री रहेगी या तो पुरुष रहेगा, इसी को बोला जाता है जेंडर। लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो पुरुष रहते हैं ना तो क्या रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, ना तो पुरुष होगा ना तो स्त्री होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड जेंडर बोला जाता है ना।
यानी पुरुष और स्त्री का मिश्रण होता है। स्त्री और पुरुष के जैविक वैज्ञानिक अंतर को जैसे XY और XX होते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि जो पुरुष होता है उसके पास जो क्या होता है, उसके जो होता है उसके पास XX होता है, ठीक है, और स्त्री के पास क्या होता है, XX होते हैं। जननांग हार्मोन्स और अन्य शारीरिक लक्षणों को प्रतिबंधित करते हैं, यानी जो जननांग होते हैं हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बताते हैं। लिंग परिवर्तन कराने के लिए चिकित्सक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। कई बार आपने सुना कि कई सारे लोग, जैसे लड़का है ना तो लड़की के जननांग लगवा लेगा, यानी अपना सेक्स बदलवा लेते हैं बहुत सारे लोग। भैया आपने सुना होगा ना कि लड़का था लड़की के जननांग, ज़्यादा कई बार लड़कियां भी होती लड़के के जननांग लगवा लेती हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आप एक गर्भ धारण तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मजे के लिए, शौक के लिए लोग करवाते हैं। इस प्रकार की चीजें होती हैं और ये सिर्फ डॉक्टरों के जरिए हो सकती है, और इसको ऑपरेशन के जरिए क्या किया जाता है, किया जा रहा है। जब हम जीव विज्ञान या जीव वैज्ञानिक अंतरों की बात करें तो हमारे लिए याद रखना जरूरी है कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों की तरह जीव विज्ञान भी परम सत्य स्थिर नहीं है। लिंग परिवर्तन की घटनाएं हमें प्रकृति में जैविक वैज्ञानिक और व्यवस्था के संतुलन के खतरों के प्रति सावधान करते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग ना लड़का होते हुए भी लड़की के जननांग लगवा लेते हैं, और लड़की होते हुए लड़के के जननांग जो लोग लगवा रहे हैं, ये लोग भैया प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, देखिए लिंग सेक्स के विपरीत यानी जेंडर के निर्मित सामाजिक रूप। देखो लिंग क्या होता है भैया, जो लिंग है ना वो ये बताता है कि लड़का है लड़की है, लेकिन जो जेंडर होता है वह सामाजिक रूप को बताता है। क्या क्या बता भैया, सामाजिक रूप को बताता है। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो लिंग ये बता देगा भैया लड़का है लड़की है, लेकिन जो जेंडर शब्द होता है वो क्या बताता है कि किसी भी समाज में लड़का और लड़की की स्थितियां कैसे हैं, परिस्थितियां कैसे हैं, क्या उस समाज में लड़का और लड़की समान रूप से एक माने जा रहे हैं, लड़का और लड़कियों में किसी प्रकार का विभेद तो नहीं है, किसी प्रकार का भैया अंतर तो नहीं है। मान लो कि लड़का लड़की दोनों नौकरी करते हैं, लड़के की सैलरी ज़्यादा है, लड़की की सैलरी कम तो नहीं है, माँ बाप लड़के को तो पढ़ाते लड़कियों को तो नहीं पढ़ाते। ये शब्द क्या, जेंडर शब्द इस चीज को बताता है, यानी किसी भी समाज में महिला और पुरुष की सामाजिक स्थिति कैसे है, इस स्थिति को इंगित करने वाला, बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोला जाता है। आइए देखते हैं कि एक बार जब शिशु को जन्म लेता तो किस प्रकार यह सामाजिक निर्मित घटना होती है। परिवार, समाज, अन्य सामाजिक आर्थिक प्रथाओं जैसे सामाजिक समस्याएं शिशु के सेक्स के आधार पर विभेद निर्धारित करती हैं। इन विभेदों में कपड़ा पहनना, व्यवहार, सामाजिक भूमिका, स्थिति, पहचान, जिम्मेदारी शामिल होते हैं। इसी प्रकार जेंडर की निर्मित की जाती है और उनका व्यवहार क्या। देखो जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना तो उसके कपड़े कैसे हैं, लड़का लड़की के कपड़े भैया बिल्कुल अलग होते हैं। लड़के के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, लड़की के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। घरों में अगर देखोगे तो फैमिली में भी क्या होता है, लड़का और लड़की में विभेद पाया जाता है। जैसे आपका खान पान हो सकता है, पहनावा हो सकता है, कह सकते हैं इन सारी चीज़ों में बच्चा जो होगा व्यवहार में, सामाजिक भूमिका में, स्थिति में और जिम्मेदारी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी लड़का और लड़की में जो सामाजिक एकता में जो अंतर पाया जाता है, जो डिफरेंस पाया जाता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। क्या बोला जाता है भैया, उसी चीज़ को जेंडर बोला जाता है, ठीक है। आइए उदाहरणों और सचमुच जीवन की कहानियों का प्रयोग करते हुए सेक्स और जेंडर जैसे शब्दों का परीक्षण करें। जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो पूरा परिवार उत्साह से जश्न मनाता है। नवजात शिशु के लिंग के आधार पर इस जश्न में अंतर पाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वही कह रहे हैं जो हमारा समाज करता है। कह रहे हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, उसका लिंग क्या है, वो लड़का है लड़की है, इस आधार पे उस घर में ना खुशियों का माहौल डिसाइड होता है। आपने सुना ना, जिसके घर पे भैया लड़की हो जाती है उनके घर में कई बार क्या होता है, मातम छा जाता है, वो लोग नाखुश हो जाते हैं भैया लड़की का जन्म हो गया। बल्कि ये सरासर गलत है। लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं, बल्कि तो लड़कियां लड़कों से भी बेहतर अच्छे काम कर रही हैं। लड़के तो माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, उनको कभी छोड़ करके जाती नहीं हैं। आपके लड़के की शादी कर दोगे, उसकी बहू आ जाएगी तो बहू के साथ 9 2 11 हो सकता है, या आपको घर से भी निकाल सकता भैया, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो बेटी होगी अगर उसकी शादी भी हो जाएगी तो अपने माँ बाप के लिए ना हमेशा
क्या करेगी, हमेशा उनके लिए सोचेगी, उनके विचार करेगी और पूरी तरीके से उनकी मदद करने का भी बेटियां प्रयास करेंगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, बेटे और बेटियां दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है भैया, लड़का और लड़की में विवाद होता है। लड़की का जन्म होगा, घर में खुशियों के माहौल के आधार पर बताया जा सकता है कि उस घर में लड़के या लड़की का जन्म हुआ है। नवजात शिशु के लिंग के आधार पर जश्न में अंतर होता है भैया। सबसे पहले परिवार और समाज रंगों और कोड के प्रतिमान के अनुसार करते हैं। शिशु के पहनाव के लिए कपड़ों का निर्धारण करते हैं। अगर नवजात शिशु एक बालिका है तो लोग उसे के लिए गुलाबी कपड़े, गुड़िया, खाना पकाने वाले बर्तनों के सेट जैसे खिलौने खरीदते हैं। अगर नवजात शिशु एक लड़का है तो उसके लिए लोग नीले कपड़े, कार, मोटरसाइकिल जैसे। देखो भैया, कह रहे हैं कि लड़का और लड़की कैसा है, ठीक है। अगर लड़के का जन्म होगा तो उसको दूसरे प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, अगर लड़का होगा तो उसको दूसरे प्रकार, यानी इस आधार पे भी भैया विभेद पाया जाता है। लड़की होगी तो उसको गुड़िया दिया जाएगा या उसको गुलाबी कपड़े दिए जाए, अगर लड़का होगा ना तो उसको नीले कपड़े दिए जाते हैं, कार, मोटर, ये सारी चीज़ें खेलने के लिए खिलौने दिए जाए। इस आधार पर भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। जब छोटे बालक को बहादुर और मजबूती बताते हुए ना रोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रोने और चिल्लाना स्त्रियां का गुण के रूप में देगा। देखो, जब कोई छोटा बच्चा होगा जो रोएगा ना, बोलेगा अरे तू बेटी थोड़ी है, लड़की थोड़ी है, बात बात पे रोता है। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती, इन्हीं को हम सामाजिक व्यवस्था में अंतर, यही जेंडर शब्द को बताता है। यानी किसी भी समाज में लड़का और लड़कियों में जो डिफरेंस पाया जाता है, जो विभेद पाया जाता है। लिंग और जेंडर बहुत बड़ा शब्द है। लिंग और जेंडर आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, और भी मैं अभी आपकी जो मैं आपको बुक पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था BPCS 186 में, उसमें भी मैंने आपको लिंग और जेंडर के बारे में बताया। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता ही हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी लिंग और जेंडर आपको देखने मिला। यानी ये जो लिंग और जेंडर जो शब्द है, यह लगभग अब सभी सब्जेक्ट में पाया जाता है। देखो, लिंग को अगर सिंपल शब्दों में भैया मैं बोल दूँ, लिंग का मतलब है कि कोई लड़का है, लड़की, इसको बताता है। जेंडर का मतलब होता है किसी भी समाज में लड़के और लड़की की सामाजिक स्थिति की ओर इंगित करने वाले शब्द के रूप में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, या इसका यूज किया जाता है। इस आधार पे अगर आप समझोगे ना तो आप अपने एग्जाम में ना चीजों को बेहतर ढंग से और सही ढंग से लिख पाओगे, ठीक है। जैसे यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जेंडर की निर्माती अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीकों से की जाती है। लोग मुख्य रूप से उन भूमिकाओं पर ध्यान देते हैं जो उन्हें निभाने में उम्मीद महिला और पुरुष से की जाती है। बालक और बालिका एक ऐसी भूमिका थोपने के लिए सामाजिक की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। विभोदन में शामिल है उत्पादक। देखो, लड़का और लड़की की समाज में अलग अलग भूमिका है, उन अलग अलग भूमिकाओं को, ठीक है। देखो, हमारे समाज में क्या होता है, लड़का लड़कियों के आधार पर भूमिकाएं भी अलग हैं। लड़की भाई घर के खाने बनाती है, घर के काम करती है, लड़के बाहर जाते हैं। ये सारा क्या है, जेंडर शब्द को इंगित करने वाला शब्द है। लड़का और लड़की को देख करके जिस प्रकार का भेदभाव होता है और समाज में लड़का और लड़की में जिस प्रकार के अंतर हैं, जिस प्रकार के डिफरेंस हैं, वो सारी चीजें जेंडर शब्द को इंगित करती हैं और जेंडर शब्द को बताने का क्या करती हैं, वह काम करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो टेबल दी गई है, ठीक है, ये जो यहाँ पर टेबल दी गई है, टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये जो पूरी यहाँ पर टेबल बनी है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो आप हम टेबल बना रखी है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। देखो, जेंडर के प्रचलित रूढ़ प्रारूप, यानी कि जैसे महिला का पुरुष बिल्कुल उल्टा होगा, परतंत्र का स्वतंत्र, कमजोर का शक्तिशाली, असक्षम का सक्षम, कम महत्वपूर्ण का अधिक महत्वपूर्ण, ये विलोम शब्द जैसे हैं, ठीक है। भावुक का तार्किक, परिपालन करने वाली, निर्णय लेने वाला, घर की देखभाल करने वाली, कमाने वाला, सार्थक, नेता, भयग्रस्त, बहादुर, शक्ति बनने वाली, आक्रामक, सजग, साहसी, मृदुभाषी, मुखर। ये कह सकते हो कि महिलाओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। महिलाओं के लिए इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस टेबल में जो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, इस साइड जो मैंने लिख रखे हैं, ये महिलाओं के लिए ज़्यादातर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ये पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में क्या आप देख सकते हैं। देखो, लड़की को क्या बोला जाए, ज़्यादातर महिलाओं को बोला भैया कमजोर है, पुरुषों को बोला जाता बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। बोला जाता महिलाएं जो थी बार बार भावुक हो जाती हैं, पुरुष को बोला जाता ये तार्किक है, ठीक है। जैसे घर की लड़कियों को माना जाता है, लड़की जो होगी उसको बोला जाता है घर की देखभाल करने वाली है। लड़कों को क्या कमाने वाला बोला जाता है,
ठीक है। जैसे शांति बनाने वाली महिलाओं को कहा जाता है वो घर की शांति बनाती हैं, और पुरुषों को आक्रामक, बहादुर, साहसी, मुखर इस प्रकार से बोला जाता है। और महिलाओं को मृदुभाषी है, भयग्रस्त है, घर की देखभाल करने वाली है, पालन करने वाली है, भावुक है, कम महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के शब्दों से उनको इंगित किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, लड़की और लड़का, महिला और पुरुष में कह सकते हैं समाज भी क्या है उनके लिए अलग अलग शब्दों का, अलग अलग दृष्टिकोणों को क्या करता है हमारा समाज, उनको यूज करता है, या आप कह सकते हैं उनका प्रयोग करता है। ठीक है, हमारा जो समाज है वह अलग अलग दृष्टिकोणों में उनका, जैसे बालक, बालिका, शिशु, बालक, शिशु, घरेलू कामकाज, अन्य सहोदर, भाई बहनों का ख्याल रखती है जो बालिका होगी, परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देता है। माना जाता है जो लड़की होगी वो घर की देखभाल करेगी, और जो लड़का होगा वो कमा के लाएगा, वो आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत करेगा। पुनर्उत्पादक कार्यों में लगी रहेगी, जैसे बड़ों की देखभाल करना उनका, यानी जो लड़की होगी वो घर के लोगों की देखभाल करेगी, उनको खाना पीना ख्याल रखेगी। लड़का विवाह में खर्च के काम आता है, यानी लड़का कमाए धमाएगा तो जब बेटी की शादी उसमें काम करेगा। इस आधार पे उनमें विभेद पाए जाते हैं, यानी उनकी जो भूमिकाएं हैं, यानी उनके जो जिम्मेदारियां हैं दोनों को, यानी लड़का और लड़की, यानी कह सकते हो महिला और पुरुष की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें समाज में पूरी तरीके से क्या भैया पाया जाता है, पूरी तरीके से डिफरेंस है। जैसे माना जाता है लड़की है भैया घर के काम करेगी, घर की देखभाल करेगी, खाना बनाएगी, खाना पकाएगी, बड़े बूढ़े लोगों की सेवा करेगी। परिवार में घूमने फिरने पर लड़कियों को कई बार क्या था प्रतिबंध भी होता है। निर्णय परिवार, लड़की के लिए अगर कोई निर्णय लेता तो परिवार ही लेगा। लड़कों के लिए हमारे समाज कैसे सोचता है, परिवार को कमाने वाला होगा, घर शादी विवाह की कोई जिम्मेदारी होगी तो उसका खर्चा बच्चा उठा लेगा। ठीक है, परिवार का लड़का जो होता है परिवार का उत्तराधिकारी होता है। एक बार जब बालक परिपक्व हो जाता है तो पितरात्मक परंपरा के तहत वह घर का मुखिया भी बन जाता है, यानी लड़का। तो लड़का और लड़कियों में कह सकते हो कि ये जो विभेद है इसी को हम कह सकते हैं जेंडर को क्या करता है, शब्द इंगित करता है। अगला जो रहेगा 1.4 रहेगा जो हमारा क्या है, जेंडर भूमिकाएं। इसको देखते हैं क्या होता है, जेंडर भूमिकाओं के बारे में भी देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, पिछले अनुभाग में हमने पढ़ा कि लिंगों के बीच जैविक जीव विज्ञान अंतर सामान्यता नहीं बदलते, बल्कि जब तक कोई चिकित्सक हस्तक्षेप न किया जाए। कह रहे हैं कि भैया कोई लड़का है लड़की है यही रहेगा। अगर बात करें कि साइंटिफिक तौर पे अगर किसी बच्ची या लड़के का जन्म होता है तो वह लड़का और लड़की है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब उसको क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा चिकित्सा पद्धति के जरिए। जैसे कोई लड़का है, जन्म हुआ तो लड़का था, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपने जननांग को चेंज करवा दिया, अपने लिंग को चेंज करवा के वो लड़की का लिंग लगवा लिया उसने। तो क्या होगा, उसमें चिकित्सीय पद्धति के द्वारा उसने हस्तक्षेप कर दिया। हालांकि महिलाएं और पुरुष अपनी विशेषताएं, भूमिका और जिम्मेदारियों को एक खास तरीके से महसूस करते हैं। देखो जो उनके लैंगिक अंतरों के कारण उत्पन्न, देखो महिला और पुरुष जो है ना, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, उनकी भूमिकाएं क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, लैंगिक आधारों पर अलग अलग उत्पन्न होती हैं। महसूस किए गए अंतरों के आधार पर के लिए निर्मित की जाती हैं, यानी एक सामाजिक निर्मिति है। आसपास की सामाजिक व्यवस्था की संस्कृति के आधार पे ये भूमिकाएं अलग अलग समाजों में अलग अलग होती हैं। जेंडर भूमिकाओं की मांग है कि महिला और पुरुष के नियत की गई गतिविधियों का इन अलग अलग अनुभूतियों पर आधारित हैं। इसी प्रकार भूमिकाएं कि एक पुरुष और महिला को अलग अलग पेशे के रूप में चुनती हैं। जेंडर भूमिकाएं शुद्ध रूप से तय की गई, न कि पुरुष और महिलाओं के कौशल पर आधारित होती है। देखो कह रहे हैं जेंडर भूमिकाएं का मतलब होता है कि हमारे समाज में महिला की भूमिका क्या है, महिला की जिम्मेदारी क्या है, ये महिला होने के आधार पे या लड़की होने के आधार पे कई बार फिक्स कर लिया जाता है। पुरुष की समाज में क्या जिम्मेदारी रहेगी, पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या जो हमारा पुरुष है, जो लड़का है, वह परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये हम मात्र लड़का होने से ये जिम्मेदारी डिसाइड हो जाती है। उसको गुणों, उसके गुणों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता किसमें कौन से गुण हैं, बस और मात्र लिंग के आधार पर दोनों की जो भूमिकाएं होती हैं वो भूमिकाएं क्या होती हैं, डिसाइडेड होती हैं।
जैसे इसमें बताया जा भाई, लड़का होगा तो कमाएगा, लड़की होगी तो घर के काम करेगी। ये जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भूमिका, यानी ये जेंडर भूमिकाएं, यानी जेंडर के आधार पे, ठीक है भैया, तुम लड़का हो तो ये काम करोगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम ऐसे रहोगे वैसे खाओगे। तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यहाँ ना जाना वहाँ ना जाना। इस प्रकार से जो उनकी भूमिकाएं होती हैं, वह भूमिकाएं मात्र लिंग या कह सकते हैं जेंडर के आधार पर उनको क्या करते हैं, हम निर्धारित किया जाता है। जबकि महिलाओं की भूमिका देखभाल और पालन पोषण से, देखो महिला होगी तो उसको बोला जाएगा कि घर की देखभाल करेगी, बच्चे पैदा करेगी, परिवार की देखरेख करेगी। जबकि लड़का होगा तो उसकी भूमिका ऐसे रहेगी, भैया ये कमाएगा धमाएगा, ये घर का मुखिया रहेगा। इस प्रकार से उसकी जो भूमिकाएं होंगी उनके आधार पर इनको डिसाइड किया जाए। जैसे खाना पकाना, सफाई करना, बच्चे और वृद्धों की देखभाल करना, ये क्या होगा, करना, देखभाल करना। हालांकि संभव है कि पुरुष एक घरेलू काम ना करते हो। देखो लड़की होगी तो उसको बोला जाएगा कि वो घरेलू काम, उसकी भूमिका निर्धारित हो जाएंगी। अगर पुरुष होगा तो उसको कमाना धमाना, नौकरी चाकरी, इन चीज़ों को, उसकी भूमिका को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है इसी आधार पर, ठीक है। अब देखेंगे पुरुषत्व तो क्या होता है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा 1.5 रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पुरुषत्व तो क्या है, देखो पुरुषत्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः पुरुष व्यक्ति यानी पुरुष से होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में पुरुष लिंग यानी सेक्स के अर्थ के रूप में किया गया था। इस शब्द का प्रयोग पुरुषों के विशिष्ट गुणों को बताता है। पुरुषत्व के लक्षण मजबूती, बल, हिम्मती, मर्दांगनी को, यानी पुरुषत्व का मतलब होता है कि हिम्मती, मर्दाना या बहादुरी, या आप कह सकते हो मर्दांगनी को बताने वाले शब्द हैं। पुरुषत्व पर सन 1960 और 70 के दशक में विद्वानों ने अध्ययन किया और समझ पाया कि महसूस किया, ग्रहण की गई विशेषताएं पुरुष की पहचान को, पुरुषत्व का मतलब था पुरुष क्या है, उसके गुण क्या है, उन गुणों की पहचान करना ही पुरुषत्व को बोला जाता है, ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत प्राप्त किए गए संस्कृति मानक मूल्य जैसे आक्रामकता, महत्वाकांक्षा, विश्लेषण, योग्यता, मुखरता जैसे पुरुष अभिलक्षणा, यानी ये कह सकते हैं कि पुरुषत्व को बताते हैं, जैसे बहादुरी है, आक्रामक है, महत्वाकांक्षा है, विश्लेषण है, मुखर है, योग्यता है। ये सारे जो शब्द होते हैं पुरुषों को इंगित करने वाले शब्द हैं, या पुरुषत्व को, मर्दांगनी यानी कह सकते हैं पुरुषों के व्यक्तित्व को बताने वाले शब्द हैं। इसी को क्या बोला जाता है भैया, पुरुषत्व बोला जाता है। सन 1789 में रायविन कोलिन द्वारा लिखे गए वित्तपूर्ण रोच ने बालकों के शरीर में सामाजिक निर्मित के बारे में चर्चा की। अपने लिए स्कूली दिनों में बालक खेल कूद को अधिक महत्व देते हैं। वह शारीरिक गठन, ताकत और मजबूती की विकास पर अपना ध्यान दें। इस महिला विद्वान ने आगे समझाया है कि बालकों और पुरुषों के पुरुषोचित विशेषताओं को विकसित करने का अभियान सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण। देखो जो पुरुष होते हैं शुरू से जैसे खेलेंगे, कूदेंगे, कसरत करेंगे, जैसे पहलवान अखाड़े में जाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को करेंगे। क्या है, एक सामाजिकरण की प्रक्रिया कि पुरुषों को मजबूत बनना है और उनको भैया कमाना है, धमाना है तथा परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना है। तो पुरुषत्व यानी मजबूती का, या आप कह सकते हो कि आक्रामकता का, या कह सकते हो कि आक्रामकता का, जिम्मेदारी का, महत्वाकांक्षा का, ये सारी जो चीज़ें होती पुरुषत्व को। जब किसी बच्चा जब होता है स्कूल जाता तो खेलेगा, कूदेगा, कसरत करेगा, जिम जाएगा, ये सारी चीज़ें पुरुषत्व को बताने वाली। अब तो महिलाएं लड़कियां भी जिम जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुषत्व का मतलब ये समझ लिए भैया होता है कि जो मर्दांगनी यानी पुरुष की मर्दाना ताकत को जो इंगित करने वाले शब्द हैं, उसको जो इंगित करते हैं उसको ही पुरुषत्व बोला जाता है। यानी कह सकते कि अरे लड़का है ना, ऐसे बोल नहीं देते थे, बाहर क्यों जा रहे, अरे जाने दो कोई बात नहीं, रात हो गई ना, अरे लड़की थोड़ी है, लड़का ही है, हमारा तो लड़का है ना। तो इसको जैसे किसी की लड़का और लड़की होगा, लड़का होगा तो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, लड़के की शादी कब करोगे, अरे दहेज का तो दिक्कत ही नहीं। लड़की होगी तो अरे बोलेंगे घर पे कब तक बैठाए रहोगी, सदिया कब करोगी, ऐसे बातें होंगी। लड़का होगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, शादी वादी का कुछ नहीं बोलता भैया। अगर मान लो कि कहीं पर कोई लड़का अकेला रहता है, ध्यान सुनना, मान लीजिए कहीं पर
कमरा लेकर के एक लड़का रहता है तो उस पर हमारा समाज कभी भी उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन एक लड़की अगर रूम लेकर के रहती है तो लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, अरे अकेली लड़की है, कहाँ से आई है, कहाँ से गई है, तो तमाम तरह की बातें। यानी एक कह सकते हैं कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व को दर्शाने और समाज की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे स्त्रीत्व क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा क्या रहेगा 1.6 जो रहेगा स्त्रीत्व क्या होता है। देखिए स्त्रीत्व महिलाओं से जुड़े गुणों, व्यवहारों, वेशभूषा, विशेषताओं, शारीरिक बनावट, अभिलक्षणों, मुद्रा, संस्कृति से निर्मित है। यानी स्त्रीत्व का मतलब होता है कि महिलाओं के जो गुण है उसी को क्या बोला जाता है, स्त्रीत्व बोला जाता है। जैसे महिलाओं की वेशभूषा, भैया पहनावा है उनका अलग प्रकार का होता है, ठीक है, उनकी विशेषताएं अलग है। महिलाओं की शारीरिक बनावट अलग है, ठीक है, उनकी शारीरिक बनावट अलग है, उनकी गुण अलग हैं, उनके सारी जो चीज़ें मूल्य हैं वो अलग हैं। यानी जैसे शारीरिक बनावट, पहनावा, खान पान, वेशभूषा, विशेषताएं, ये सारी जो महिलाओं की हैं वो स्त्रीत्व को दिखाती हैं। ठीक है, जैसे महिला क्या होगी, लड़कियों के जैसे बाल लंबे करती हैं। आप इसका साइंस कभी भैया समझ नहीं पाओगे, पूरी दुनिया में जो महिला होती है अपने बाल लंबे रखती हैं। ठीक है, महिलाओं का पहनावा अलग है, महिलाओं की बॉडी स्ट्रक्चर यानी शारीरिक बनावट भैया अलग है। आप कह सकते हो महिलाओं की जिम्मेदारियां अलग हैं। ये शब्द जो चीज़ें होती स्त्रीत्व को इंगित करती, बोलते नहीं लड़की है, ठीक है, अरे जैसे लड़की खाना तो बनाना, खाना बनाएगी, तो ये लड़की यानी स्त्रीत्व को दिखाने वाले शब्द हैं। जैसे वेशभूषा, पहना होगा, यह प्राकृतिक नहीं बल्कि निर्मित है, इनका उत्पादन सामाजिक रूप से होता है। यानी ये जो स्त्रीत्व वाले जो चीज़ें हैं जैसे पहनावा, खान पान और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, यह समाज स्त्री होने के कारण उसको बता देता है, बल्कि यह प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति से तो वो सिर्फ एक लड़की ने उसमें जन्म लिया है, लेकिन लड़की होने के कारण समाज जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां और जो तमाम तरह की चीज़ों को उसको डाल रहा है, जो समाज उसको कई सारे आडंबर हैं या रीति रिवाज उसके ऊपर थोप रहा है, वो स्त्रीत्व को कहीं न कहीं यहाँ पर इंगित करता है। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक रेमन द बॉक्सर ने लिखा है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। क्या कह रहे हैं थिंकर, क्या कह रहा है, स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि उनको बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, ठीक, उनको बनाया जाता है। बटलर के मुताबिक अभियान यानी प्रदर्शन के बार बार किए जाने वाले कार्य स्त्रीत्व को भ्रम रचते हैं। यही स्त्रीत्व स्वभाव और देशीकृत हैं। जेंडर और स्त्री गुण पहचानों द्वारा निर्मित होते हैं। स्त्रीत्व पर अध्ययन नव उदारवाद, संस्कृति, जाति और अन्य सामाजिक संरचनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं, जैसे उनका पहनावा कैसे होगा, ये तो समाज निर्धारित करता है ना। लड़की साड़ी पहनेगी, जीन्स नहीं पहन सकती है, तो कौन बना रहा है, स्त्रीत्व को कौन बना रहा है, लड़की महिलाओं को कौन बना रहा है। स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, बना रहा है ना। कई जगह आपने सुना कि लड़की फ़ोन नहीं रख सकती है, आपने सुना कि भाई कई सारी हमारी महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो मोबाइल नहीं रख सकती, घर वालों की परमिशन नहीं है। ठीक है, लड़की कौन बना, लड़की बाहर नहीं जाएगी, हमारी लड़की का कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, रेगुलर में नहीं जाएगी, घर पे बैठ के पढ़ेगी, बाहर जाएगी तो वहाँ पर समाज का माहौल ख़राब है, वो लड़की है इसलिए नहीं जा सकती। ये सारी चीज़ें क्या लड़कियों को बना, यानी वही बताया जा रहा है, ये स्त्रीत्व को यानी समाज जो है उस पर तमाम तरह की जिम्मेदारी मात्र लड़की होने को भैया थोप दे रहा, डाल दे रहा है। ठीक है, जैसे उसका पहनावा कैसे होगा, उसका खान पान कैसे होगा, उसकी वेशभूषा कैसे होगी, वो कब आएगी कब जाएगी, ये सारी जो चीज़ें होती ये स्त्रीत्व को डिसाइड करता है। देखो जैविक रूप से तो उसने लिंग के आधार पर तो स्त्री है, लेकिन उसको स्त्रीत्व या कह सकते हैं जेंडर के आधार पर जो उसको इंगित कर रहा है, यानी स्त्रीत्व को जो बता रहा है, वो समाज के द्वारा सारी चीज़ें क्या होती हैं, थोपी जाती हैं। ठीक है, उनको समाज, उदाहरण के लिए महिलाएं हालिया समय में यूरोपीय संघ में रोजगार के पीछे प्रेरक शक्ति रही है। इसके बावजूद जहां वेतन और जेंडर अंतराल कायम रहा है निम्नलिखित सारणियों के अनुसार। देखो क्या होता, कई देशों में क्या है ना, महिलाओं और पुरुषों में ना जो नौकरी है, पुरुषों को नौकरियां ज़्यादा मिलती है, महिलाओं को नौकरी कम मिलती है। कई जगह क्या होता है कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में क्या है, महिला और पुरुष को दोनों को बराबर सैलरी दिया। अगर दोनों बराबर काम करते हैं और बराबर की पोस्ट है तो उनको बराबर सैलरी दी। लेकिन पहले क्या था, बहुत पहले भैया क्या होता था, भेदभाव बहुत ज़्यादा था। यानी महिला और पुरुषों का भेदभाव, यानी जेंडर जो होता है, जेंडर आधारित जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा थी। जेंडर आधारित जो रूढ़िवाद था हमारे समाज में बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब धीरे धीरे भैया क्या हो रहा, जो परिस्थितियां हैं वह चेंज हो रही हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट है पितृसत्ता क्या होती है। ठीक है,
आगे सबसे अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पितृसत्ता। देखो पितृसत्ता को पुरुष पिता के शासन के रूप में परिभाषित करते हैं। पितृत्मक सत्ता संस्थाएं पुरुष के प्रभुत्व को मजबूत बनाती हैं और महिलाओं के अधीन में रखती हैं। प्रभावी शक्तियां संबंध में समाज के विभिन्न स्तरों पर संचालित होती हैं। सभी स्तरों पर महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव करते हैं। यह भेदभाव महिलाओं के लिए न सिर्फ अवसरों को कम करता है बल्कि महिलाओं के अभिकर्तों को कमजोर करता है, बल्कि यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को भी जन्म देगा। देखो पुरुषत्व का मतलब था कि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, ठीक है। जो लड़का होगा वह क्या होगा, घर का मुखिया बनेगा, ठीक है। पितृत्मक सत्ता, ठीक है, यानी जो पिता है उसके द्वारा सत्ता चलेगी, यानी पुरुषों को ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता, अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा राइट है, पुरुषों को अधिक अधिकार मिलना या सत्ता, यानी घर का जो मुखिया होगा। जैसे आप भी क्या है, आपके पापा जी क्या हैं, घर के मालिक हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन, आपके भैया हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपके दादाजी थे। इसी को बोलते हैं पितृत्मक सत्ता, यानी पिता के द्वारा, यानी जो कुल है, जो वंश चलता है वह पिता के द्वारा चलता है, ना कि महिलाओं के द्वारा। और कई बार महिलाओं पर हिंसा, यानी पितृत्मक सत्ता ये बताती है कि जो महिलाएं हैं वह पुरुषों के अंतर्गत कार्य करती हैं। महिलाओं, इससे क्या होता है, महिलाओं पर कई बार भैया हिंसा भी होती है, उनके साथ भेदभाव भी हो सकता है। पितृत्मक सत्ता, जैसे आपके दादाजी थे तो घर के मुखिया थे, फिर आपके पापा जी अब बने हैं, कुछ समय बाद आपके जो भैया होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आपकी दादी जी थी, आपकी मम्मी हैं, आपकी मान लो आपकी जो भाभी आएंगी वो क्या होंगी, उनके अंतर्गत रहेंगी, ठीक है। यानी उनको जो सत्ता है, सत्ता का मतलब समझिए कि जो पावर है, घर की जो शक्तियां हैं वह पुरुषों के पास है, उसको क्या बोला जाता है, पितृत्मक सत्ता। पिता ही घर का मुखिया है, इसी को कहते हैं पितृत्मक सत्ता। या आगे आने वाले समय में आपके भाई जो हो जाएंगे उसको बोलते हैं, उसी को कौन, पितृत्मक सत्ता। इसके अतिरिक्त पितृत्मक सत्ता निजी क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है, इस बात पर जोर देती है कि निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के लिए होता है। देखो निजी क्षेत्र महिलाओं के लिए और ये भी पितृत्मक सत्ता ये भी बताती है कि भैया जो निजी क्षेत्र है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है महिलाओं के लिए है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी जो सरकारी सेक्टर है वो क्या किसके लिए, पुरुषों के लिए है, इसको लिए भी होता है। पितृत्मक सत्ता मानक परिवार, समाज, राजनीति, सरकार, मीडिया, धर्म जैसे सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित है। जो पितृत्मक, हर जगह पितृत्मक सत्ता है। ज्यादातर अगर आप देखोगे रिलीजन में भी देखोगे, अगर आप धर्म में देखोगे तो पुरुषों को ज्यादा महत्व है, ठीक है। आज भी समाज में अगर मीडिया को उठा के देखोगे तो मीडिया में जो बड़े बड़े पद हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल में हो, अखबार में हो, बड़े बड़े पद पुरुषों के पास हैं। अगर आप राजनीति भी उठा के देखोगे तो राजनीति में भी अगर आप देखोगे उच्च पदों पर कौन बैठा है, पुरुष ही बैठे हुए हैं। तो उसी आधार पे आप कह सकते हो इसी को पितृत्मक सत्ता, यानी पुरुषों की सत्ता है, महिला सत्ता में भागीदार नहीं है, या शासन में कम भागीदार हैं, या उनको शक्ति और पावर ज्यादा से ज्यादा नहीं मिली है। इसी को क्या बोला जाता है, पितृत्मक सत्ता। इन्हीं शब्दों को क्या करती है, इंगित करती है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला जो हमारा, जैसे इसमें नेक्स्ट ये भी पॉइंट रहेगा, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा इसको ध्यान से ना, नारीवाद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है भैया। नारीवाद को देखो, नारीवाद एक आंदोलन है। नारीवाद का मतलब होता है कि महिलाओं से, मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, देखो नारीवाद का मतलब होता है कि जब महिलाओं को अधिकारों के लिए, ठीक है, क्या, जब महिलाओं ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन किया। पहले भैया क्या था हमारे समाज में ना, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। कई सारे जो आज आप बात करते हो विदेश के लोगों को देखते हो, अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों ने तो महिलाओं को वोट डालने तक का अधिकार नहीं दिया भैया। इसका कहने का मतलब यानी महिलाओं को पुरुषों के अंतर्गत माना जाता था। बहुत पहले क्या होता है, आज भी विदेशों में सुना होगा कि वहां पर पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। यानी नारीवाद का मतलब होता है कि जब महिलाओं ने अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी कि हमें भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी जब महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमें भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, हमें भी वोट डालने का अधिकार मिले, हमें भी खाता खुलवाने का अधिकार मिले, हमें भी जो पुरुष काम कर रहे हैं अगर हम वैसी नौकरी करते हैं तो हमको समान वेतन मिले। इन चीजों को लेकर के जब महिलाओं ने अपने अधिकारियों की लड़ाई लगी, उड़ी को नारीवाद बोला गया। यानी जब महिलाओं ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं उन्होंने आंदोलन किया कि हमें भी पुरुषों के बराबर राइट मिले, हमें भी सिर्फ हम घर में काम नहीं करेंगे बल्कि हम बाहर भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें नारीवाद को इंगित करने वाली चीजें थी। नारीवाद क्या है, एक आंदोलन था, ठीक है।
यह महिलाओं की हीन स्थिति पर सवाल खड़े करता है। यह आंदोलन की मांग करता है कि पुरुषों और महिलाओं की स्थिति एक समान हो। यह एक विचारधारा है जो महिलाओं की सशक्तिकरण में दिशा तय करती है। यह एक सामूहिक चेतना है। कोई भी व्यक्ति या समूह जेंडर समानता और जेंडर न्याय संगता की बात करता है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले दमन, अन्याय और शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ता है। यानी जो महिलाओं के खिलाफ दमन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो हिंसा हो रही, वो हिंसा ना हो। पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान राइट मिले, दोनों को समान अधिकार मिले। उन अधिकारों की बात करने वाला जो शब्द है वो नारीवाद है। यानी महिला सशक्तिकरण को मजबूती जो प्रदान करता है वो नारीवाद का। नारीवाद कहता है कि महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव न, यानी जो पुरुष है वह सभी, उसके पास सभी राइट हैं, सभी अधिकार हैं, लेकिन महिलाओं को भी उनके साथ अधिकार नहीं मिले। नारीवाद ये नहीं कहता कि पुरुषों को उनके अधिकारों से विमुख कर दो, उनको अधिकार मत दो, महिलाओं को ही सारे अधिकार दो, इसकी बात नहीं करता। बल्कि नारीवाद कहता है कि महिला और पुरुष को दोनों को एक समान माना जाए और दोनों को एक समान राइट व अधिकार दिए जाए। नारीवाद यानी जिसे फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1871 में फ्रांस में चिकित्सीय पुस्तकों में किया गया। नारीवाद उन आंदोलनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया जो विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में उभरे। नारीवाद की पहली लहर 19वीं शताब्दी में, नारीवाद एक प्रकार से लहर के रूप में आया था कि जब महिलाओं ने आंदोलन किया, पहली बार नारीवाद जो था वो महिलाओं को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने आंदोलन किया भैया कि हमको भी पुरुषों के समान वोट डालना चाहिए। तो अलग अलग, ठीक है, महिलाओं ने क्या किया, अलग अलग समय पर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और इन्हीं चीज़ों को, यानी महिला और पुरुष की एकता की बात करने वाला और महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने वाला और महिलाओं को महिला के अधिकार दिलाने वाला जो आंदोलन था, उसी को हम क्या बोलते हैं, नारीवाद बोला जाता है। अगला जो हमारा जेंडर आधारित हिंसा क्या होती है, ठीक है, देखो मैं वैसे बता देता हूँ। जेंडर आधारित हिंसा का मतलब होता है कि जो घरेलू, यानी जेंडर के आधार पर, महिला होने के आधार पर जब महिलाओं के साथ हिंसा की जाए, ठीक है, महिलाओं के साथ, यानी जेंडर को देख करके इस आधार पे किसी को मारना पीटना कि वो महिला और पुरुष है, इसी को बोला जाता है भैया जेंडर आधारित। महिला को होकर महिलाओं की जो हिंसा, देखो जेंडर आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करके की गई, यानी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, यानी महिला और पुरुष में भेदभाव करना और उसके आधार पर, भेदभाव के आधार पर जो हिंसा की जाती है उसी को क्या बोला जाता है, जेंडर आधारित हिंसा। या भेद उस व्यक्ति के लिए लिंग, प्रजाति, वर्ग, धर्म, लैंगिक यानी सेक्सुअलिटी, योग्यता, परिस्थिति कारकों के आधार पर किया जाता है। 1970 के दशक में बेडर्ड विमेन ने आंदोलन ने जेंडर आधारित हिंसा की कल्पना को उभार में बहुत योगदान दिया। यह आंदोलन नारीवाद की दूसरी लहर का हिस्सा था। जेंडर आधारित हिंसा से जुड़े मुद्दों को संबोधन करने में महिलाओं और नारीवादियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक मददगार रहा। 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिला की पहचान तथा नीति के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण, यानी महिलाओं को महिला के आधार पे जो भेदभाव होता था, जो यानी कह सकते हैं कि जेंडर के आधार पे जो हिंसा होती, जो यानी भेदभाव के आधार पे जो हिंसा होती, जैसे भेदभाव क्या होती है, जेंडर आधारित हिंसा। मान लो कहीं पर लड़का और लड़की दोनों काम करते हैं, महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, ठीक है, तो महिला को ज़्यादा काम मिल रहा है, या महिला के महिला होने के आधार पे उसका उत्पीड़न हो रहा है, या मान लीजिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है, इसी को बोलते हैं जेंडर आधारित हिंसा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जहाँ पर महिलाएं लड़कियां काम करती हैं ना, जो सीनियर होता है ना, उनका गलत फायदा उठाता है या उनका शारीरिक शोषण करता है। पुरुष का तो कुछ नहीं होगा भाई, पुरुष ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों को मैंने क्या बताया, ज़्यादातर जो शक्तियाँ पुरुषों के पास है। लेकिन जब महिला कहीं पर काम करती है, कहीं पर वर्क करती है, तो मात्र महिला होने के आधार पर उसके साथ जो हिंसा की जाती है, जो मारपीट है, या कह सकते हैं जो उसका शोषण किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर आधारित हिंसा। अगला जो हमारा शब्द रहेगा, अगला जो वर्ड है हमारा देखेंगे 1.12 क्या रहेगा, नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर दिखेगा यौन उत्पीड़न, ठीक है। यह कार्यस्थल पर जेंडर आधारित लैंगिक यानी सेक्सुअल हिंसा है। अवांछनीय लैंगिक हरकतों के कारण दूसरे के धमकाना, कार्यस्थल पर प्रतिकूल वातावरण पैदा करना यौन हिंसा उत्पीड़न। देखो यौन उत्पीड़न का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर महिला काम कर रही है, ठीक है, महिला होने के आधार पर जब उसका उत्पीड़न किया जाए, जब उसके साथ भेदभाव किया जाए, ठीक है, या उसको सेक्सुअली हरासमेंट किया जाए महिला होने के आधार पर, ठीक है। जैसे इसमें लैंगिकता, जैसे रंग के इशारे करना, स्पर्श करना, चिढ़ाना, लैंगिक इच्छाएं करना, जैसे अश्लील हरकतें करना, जैसे मान लीजिए
कि यौन उत्पीड़न क्या है। जैसे महिला और पुरुष दोनों कहीं पर काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति जो महिलाओं को क्या करता है, गलत इशारे करता है, अश्लील हरकतें करता है, उनको गलत तरीके से टच करता है, या उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करता है, या उनका गलत फ़ायदा उठाता है, या मान लीजिए उनके साथ गलत हरकतें करता है, इसी को बोला जाता है यौन उत्पीड़न। ठीक, क्या बोला जाता है, यौन, यानी लिंग के आधार पर, ठीक है, या कह सकते हो कि जेंडर के आधार पर अगर कोई किसी को क्या करता है, टच करता है, उसको बार बार छूता है, या उसको गलत तरीके से, या उसका शोषण करता है, या कह सकते हो कि उसका गलत इशारे करता है, उसको स्पर्श करता है, स्पर्श करना छूना होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, यौन उत्पीड़न। जैसे कह सकते हैं कि कोई मान लो कोई लड़की है, आपने यौन उत्पीड़न इसी को बोलते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं, ठीक है, आपको कोई महिला बोला भैया कि हमारा काम करवा दो, तो आपने सोचा कि तो लड़की है, अब इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है यौन उत्पीड़न। ठीक है, यानी आपने क्या कर लिया, उसका यौन उत्पीड़न कर दिया। आपने सिर्फ उसको आपके अंडर में, यानी आपके पास पावर थी, तो आप उसका क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को ही क्या बोला जाता है, यौन उत्पीड़न बोला जाता है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को ही क्या बोला जाता है, यौन उत्पीड़न। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि सरपंच जी थे, उनके पास एक महिला आई, महिला ने बोला सरपंच जी हमारा राशन कार्ड बनवा दो, सरपंच जी ने महिला का शारीरिक शोषण कर दिया, इसी को बोला जाता है यौन उत्पीड़न। ठीक है, यही भैया यौन उत्पीड़न है। ठीक है, ये मौखिक और अमौखिक दोनों हो सकता है, मौखिक या अमौखिक। कई बार क्या होता है, शारीरिक रूप से भी शोषण हो सकता है, कई बार जैसे गलत इशारे करना, गंदे इशारे करना, या अश्लील हरकतें करना, यानी यौन शोषण कई प्रकार से हो सकता है। आंख मारना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं यौन हिंसा में ही आती हैं, या उसके अंगों को छूना, या इस प्रकार की चीज़ें, उसके कपड़ों को टच करना, ये सारी चीज़ें होती हैं यौन उत्पीड़न को ही अध्ययन में लाए, यौन उत्पीड़न के दंश झेल रहे हैं। अगर आप देखोगे अधिकांश लोग जो है कार्यस्थल पर, ज़्यादातर जो यौन हिंसा होती हैं, जब महिलाएं जब नौकरी चाकरी पर जाती हैं, तब वहाँ पर यौन हिंसा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो उनके कलीग हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग, वो उनको कई बार परेशान करते हैं, या उनको गलत इशारे करना, या उनको प्रताड़ित करना, ये सारी चीज़ें यौन हिंसा का ही पार्ट हैं। आगे देखेंगे सशक्तिकरण क्या होता है। 1.3 क्या है, सशक्तिकरण। ये महिला यानी महिलाओं को मजबूत बनाना ही सशक्तिकरण बोला जाता है। ठीक है, यानी एजुकेशन में जाएं, या वर्क ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, यानी खुद को आर्थिक तौर से जो महिलाएं हो मजबूत हों, आर्थिक तौर से, सामाजिक। देखो महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को जब आर्थिक तौर से, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से जब उनको अधिकार मिले, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट मिले, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो राइट मजबूत हों, इसी को क्या बोला जाता है, सशक्तिकरण। नाइबल कबीर सशक्तिकरण के इस रूप में परिभाषित करती हैं। इसमें एक संदर्भ में जीवन के लोगों की रणनीति के चयन में योग्यता विस्तार आ सकती है, जहां पहले चयन की मनमाही थी। इनाइल कबीर सशक्तिकरण के 3 आयाम को बताती हैं। संसाधन, यानी संसाधनों में, प्रक्रिया में और उपलब्धि में। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिला और पुरुष दोनों अपने अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी अपनी कार्यसूची में स्वयं तय करते हैं। वे कौशल हासिल करते हैं और आत्म विश्लेषण प्राप्त करते हैं। वे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और आत्मनिर्भर कर विकास करते हैं। यानी सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को क्या करना, राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से, सामाजिक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से जब उनको मजबूती प्रदान हो, उनके अधिकार जो हैं, उनके जो राइट्स हैं वो राइट्स मिलें, और वह समाज में अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, महिलाएं जैसे आत्मनिर्भर होना, क्या भैया, लड़की की नौकरी लग गई, पढ़ लिख गई, नौकरी लग गई तो आत्मनिर्भर, यानी महिलाएं भी क्या हों, वो आत्मनिर्भर हों, पुरुषों के ऊपर डिपेंड ना हों। ठीक है, पुरुषों के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि वह अपना जीवन स्वयं निर्वाह कर सकें, अपनी रोजी रोटी का जरिया वह स्वयं कर सकें, और सामाजिक स्थिति उनकी मजबूत हो, उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो, उनकी पारिवारिक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं को क्या बोला जाता है, सशक्तिकरण। यानी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, वह पढ़ें लिखें, नौकरी चाकरी करें, ताकि वह पुरुषों पर आत्मनिर्भर न रहें, ताकि वह अपना जीवन स्वयं चलाएं। जब वह निर्भर रहेंगी तो उनका शोषण हो सकता है। ठीक है, और महिलाओं के शोषण से बचाना, उनको राइट मिले, उनको क्या, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और उनको भी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी जॉब प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वह आत्मनिर्भर। यानी महिलाओं को सशक्त बनाना, उनको अधिकार मिले, उनको राइट मिले, वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि वह अपना जीवन निर्वाह, रोजी रोटी का जरिया और अपना वह जो खर्च है वह स्वयं निकाल लें, किसी को उन पर आश्रित होना ना पड़े। इसी को ही क्या बोला जाता है भैया, सशक्तिकरण बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर
चैप्टर था और मैंने बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ों को बताया है। इस पूरा चैप्टर है, आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक करते हैं और आपके इस टॉपिक की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी और आप अपने से प्रिपरेशन कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को आप एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।